हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 3 होम साइंस के पेपर 2 प्रसार शिक्षा की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रसार शिक्षण विधियों के ऊपर, जिसमें से कि पिछली कक्षाओं में हमने प्रसार शिक्षण का अर्थ, विधियों का अर्थ जाना, उनकी इम्पोर्टेंस को जाना और हम उसका वर्गीकरण देख रहे थे। हमने पिछली कक्षाओं में प्रसार शिक्षण विधियों का संपर्क के आधार पे वर्गीकरण, व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और विराट जनसंपर्क ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। स्वरूप और प्रकृति के आधार पर इन विधियों का वर्गीकरण मौखिक, लिखित और दृश्य में किया है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्य के आधार पर बोलकर, दिखाकर और करके इन पॉइंट्स पे हम वर्गीकरण डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं सीखने के उद्देश्य के आधार पर प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण। सीखने के उद्देश्य के आधार पर गर्ल्स, प्रसार शिक्षण विधियों को हमने 3 वर्गों में बांटा है। ज्ञान देने के लिए, दक्षता या कार्य दक्षता या स्किल के लिए और मनोवृत्ति में बदलाव लाने के लिए। तो सीखने के उद्देश्य से जो पहला है वो है ज्ञान देने के लिए। तो यदि हमें किसी भी टॉपिक पर ग्रामीण महिलाओं को, किसान भाइयों को या जो भी हमारा टारगेट ऑडियंस है उसको हमें ज्ञान देना है, तो हम किन विधियों का इस्तेमाल करके उन्हें ज्ञान दे सकते हैं। पहला है भ्रमण। भ्रमण यानी कि हम ऐसी जगह पर, भ्रमण मतलब हम ऐसे पॉइंट पे, ऐसी जगह पर जो भी हम उन लोगों को बात बताना चाहते हैं, जो ज्ञान देना चाहते हैं, वैसा ऑलरेडी जहाँ हो चुका है उस जगह पर ले जा कर के और उनको बताएं कि देखिए इस तरह से भी ये कार्य किया जा सकता है, या इस तरह से खेती करने से अच्छी खेती होती है, उपज बढ़ती है, लहलहाते खेत दिखा सकते हैं। महिलाओं को यदि हम मान लीजिए स्वच्छता के ऊपर कोई ज्ञान देना चाहते हैं तो हम उन्हें कोई ऐसे विलेज में ले जा सकते हैं जहाँ स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, नालियाँ कवर्ड हैं और उससे होने वाले फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। या हम खाद्य संरक्षण के ऊपर मान लीजिए किसी महिला के समूह को ज्ञान देना चाहते हैं, तो हम उन्हें ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ पे महिलाएं वो खाद्य संरक्षण की कुटीर उद्योग चला रही हैं, तो वो देखेंगे। तो भ्रमण से ज्ञान देना। व्याख्यान नंबर 2, व्याख्यान से ज्ञान देना। व्याख्यान से ज्ञान देना में आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, व्याख्यान एक बहुत अच्छा माध्यम है। औपचारिक शिक्षा में यानी कि कॉलेज में और स्कूल में जहाँ से आप लोग आए हैं, वहाँ पे आपने हमेशा ही लेक्चर के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त किया है। जो टीचर्स क्लास में आकर के लेक्चर देते हैं तो वो ज्ञान बांटने की ही एक विधि होती है। तीसरा है वैयक्तिक अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन का मतलब होता है किसी व्यक्ति की लाइफ का अध्ययन करना, या किसी प्रोसेस का, कोई प्रोसेस है उसका अध्ययन करना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं केस स्टडी। इसमें क्या है कि कोई जो सक्सेस स्टोरी है, जो किसी की है जिसने उसने अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त किया है, उस जने ने यह कार्य कैसे किया, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री दिखाई जाती है, जिससे ना सिर्फ ज्ञान मिलता है बल्कि प्रेरणा भी मिलती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, आप लोगों ने, कईयों ने रूमा देवी का नाम सुना होगा। ये एक महिला बाड़मेर इलाके की हैं जिन्होंने बहुत कम संसाधनों में और बहुत मजबूरी में पैसे कमाने के लिए पहले बाड़मेर इलाके में जो कढ़ाई और जो पैच वर्क इत्यादि होता है उसको करना और उसको हैंडवर्क करके धीरे धीरे करके बेचना शुरू करा। फिर महिलाओं का समूह बना करके अलग अलग गांव में जाकर समूह बनाया और थोड़ी लार्ज स्केल पे ये कार्य शुरू किया। और आज की तारीख में उनको ना सिर्फ वो पूरे भारत से उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं बल्कि विदेश तक वे जा रही हैं। रूमा देवी कौन बनेगा करोड़पति में भी आ चुकी हैं। नारी शक्ति का सम्मान उनको मिल चुका है। तो ये एक केस स्टडी हो गई। यानी अगर हम रूमा देवी का पूरा लाइफ हिस्ट्री बताएं कि उन्होंने कैसे शुरू किया, क्या किया, तो इस विधा को वैयक्तिक अध्ययन कहते हैं।
और ये विधा ना सिर्फ ज्ञान देने के लिए परंतु साथ में प्रेरणा देने के लिए भी यूज़ की जाती है। अगला है कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर सीखना। कृषि विज्ञान केंद्र पर रिसोर्स पर्सन्स अवेलेबल होते हैं। ये केंद्र सरकार के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िले में और उसके नीचे ब्लॉक लेवल पर भी अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे विशेषज्ञ होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं विभिन्न विषयों पर, जो भी नीड बेस्ड है, जिस भी विषय को जानने की आवश्यकता है। फिर है मुद्रित सामग्री से अध्ययन करना। मुद्रित सामग्री से अध्ययन किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, पैम्फलेट होते हैं, लीफलेट होते हैं, अखबार होते हैं। इनसे ये तो हमेशा ही ज्ञान बांटने की चीज़ होती है, किताब से हमें हमेशा ही ज्ञान मिलता है। लेकिन हमारे केसेस में प्रसार कार्यकर्ता को इसको यूज़ करने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमारा टारगेट ग्रुप अशिक्षित होता है। तो उस केस में मुद्रित सामग्री बहुत ज़्यादा काम नहीं आ पाती है। लेकिन यदि शिक्षित वर्ग है तो मुद्रित सामग्री ज्ञान बांटने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। और व्यक्तिगत तथा समूह संपर्क, व्यक्ति से घर जाकर के मिलना, उन्हें कोई ज्ञान की बात बताना या समूह में कोई मीटिंग आयोजित करके उस मीटिंग में कोई बात को समझाना, ये ज्ञान देने की कुछ विधाएं हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कार्य दक्षता सिखाने के लिए। यानी कि हमें यदि कोई कार्य सिखाना है तो हम किन किन विधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्य दक्षता को अंग्रेजी में बोलते हैं स्किल यानी किसी भी प्रकार का कौशल। तो ये आप समझ ही जाएंगे कि कौशल जो है वो केवल व्याख्यान के माध्यम से नहीं सिखाया जाता। कौशल के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त विधा है वो है विधि प्रदर्शन। यानी कि उस बनाने, किसी भी, आप मान लीजिए कोई हैंडीक्राफ्ट सिखा रहे हैं, हाथ से बनी हुई वस्तु, या मान लीजिए आप खाद्य संरक्षण सिखा रहे हैं किसी महिला के समूह को कि टमाटर की सॉस किस तरह से बनाई जा सकती है या आंवले का मुरब्बा कैसे बनाया जा सकता है। तो इसको हम बना करके दिखाएंगे, उसको बनाने की पूरी विधि को दिखाएंगे। आप सभी लोग आजकल कई चैनल्स पे देखते होंगे, रेसिपी, किसी भी प्रकार का खाना बनाने की रेसिपी दिखाई जाती है। तो वो जो दिखाने वाली महिला या पुरुष होती है वो हर एक चरण उसका एक के बाद एक पूरा उसको रिकॉर्ड करके वीडियो और फिर दिखाते हैं। इसी को विधि प्रदर्शन कहा जाता है कि पूरे चरणों को दिखाया जाए। अगला है परिणाम प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन एक ऐसी विधि है, आपने कई बार देखा होगा टीवी में या न्यूज़पेपर में ऐड आता है, मान लीजिए किसी क्रीम का ही ऐड आता है, तो वो कहते हैं कि क्रीम लगाने से पहले मेरी त्वचा ऐसी थी और इस क्रीम लगाने के बाद मेरी त्वचा ऐसी हो गई। यानी कि परिणाम, कुछ भी चीज़ करने के बाद जो अंतिम परिणाम आया उसकी फ़ोटो और उस प्रक्रिया से पहले का जो परिणाम था उसकी फ़ोटो, इसको बोलते हैं परिणाम प्रदर्शन। मान लीजिए कोई उन्नत किस्म के बीज के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं किसानों को लगाने के लिए, या हम ऑर्गेनिक खाद यूज़ करने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, तो एक फ़ोटो हम दिखा देंगे कि नॉर्मल खाद जो यूज़ हो रही है फर्टिलाइज़र के बाद क्या उसके नुकसान हैं या फ़ायदे हैं, और फिर ऑर्गेनिक खाद के बाद क्या हुए। तो इसको बोलते हैं परिणाम। कुछ भी यूज़ करने के बाद उसका जो अंतिम परिणाम है उसको प्रदर्शित करना। ये विधि भी ज्ञान बताने के लिए, कोई कौशल सिखाने के लिए बहुत अच्छी होती है। निरीक्षण में अभ्यास करना। निरीक्षण में अभ्यास करने का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। आप लोग फर्स्ट ईयर में जैसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है, आपके कंप्यूटर एक कंपलसरी कोर्स होता है, तो कंप्यूटर में जब हम आपको व्याख्यान के माध्यम से कंप्यूटर आप चलाना कभी नहीं सीख पाएंगे जब तक कि कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ करके और ख़ुद उसको चलाएंगे नहीं, तब तक हम उसको नहीं सीख पाएंगे। और जब हम उसको खुद चलाते हैं तो हम बार बार अटक जाते हैं। तो उस समय हमें कंप्यूटर ऑपरेटर या हमारे जो उस समय प्रशिक्षण देने वाले होते हैं वो आपको बताते हैं कि नहीं, ये कार्य आप ऐसे नहीं ऐसे करें तो सही होगा। यानी कि जब आप वो कार्य कर रहे हैं तो किसी के निरीक्षण में करेंगे और उनके
गाइडेंस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं निरीक्षण में अभ्यास करना। आखिरी इसका है घर तथा खेत पे भेंट करना। मिसप्रिंट हो गया, भेंट यानी कि हमने मान लीजिए किसी महिला को प्रेरित किया कि वे खाद्य संरक्षण का एक छोटा सा कुटीर उद्योग लगाएं, यानी कि उनके खेतों में ही जो टमाटर हो जाते हैं, जो कि कई बार अच्छे दाम नहीं मिलने के कारण आपने देखा होगा किसान फेंक आते हैं, सड़ जाते हैं टमाटर। तो हमने महिलाओं को यदि प्रेरित किया है कि वह कुटीर उद्योग लगाएं जिसमें टमाटर की सॉस, टमाटर की प्यूरी और कई चीज़ें बना सकती हैं। तो फिर हम उनके वहाँ पे घर पे जहाँ वो कर रही हैं वहाँ जाकर के विज़िट करें, एक बार बता कर के भूल ना जाएं। हम वहाँ विज़िट करें और फिर वो जो कौशल कर रही हैं उसमें जो भी कमियां हैं उसकी हम पूर्ति करें। तो ये विधियां हुई हैं कार्य दक्षता या कोई कौशल को सिखाने के लिए काम में आने वाली। तीसरी हुई मनोवृत्ति में परिवर्तन के लिए इस्तेमाल होने वाली विधि। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि मनोवृत्ति में परिवर्तन करना सबसे ही मुश्किल कार्य होता है। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हर छात्र जानता है कि रेगुलर स्टडी करना कितना आवश्यक है। रोज़ पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है और जब हम रोज़ पढ़ाई करते हैं तो ही हम अच्छे नंबर ला पाते हैं। लेकिन अधिकतर छात्रों की क्या मनोवृत्ति रहती है कि वही परीक्षा से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ही हम पढ़ाई करेंगे। तो यानी कि हमारे पास ज्ञान है, हमें पता है कि उसकी क्या फ़ायदे हैं, फिर भी हमारी मनोवृत्ति नहीं होती है वो करने के लिए। अगर ये एग्ज़ाम्पल हम अपने उसमें टारगेट ग्रुप के लिए लें तो भी किसानों को कोई नया उर्वरक या कोई नया बीज जल्दी से इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट होती है। यदि किसी महिलाओं को हम कहते हैं कि चूल्हे पे रोटियां या खाना ना बनाएं और चूल्हे को रिप्लेस करें वो एलपीजी से, तो वो जानते हुए भी कि चूल्हे में खाना बनाने के क्या नुकसान है, ये जानते हुए भी वे चूल्हे का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि ज्ञान है, परंतु मनोवृत्ति में परिवर्तन करना सबसे मुश्किल है। तो मनोवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए मैं आपको पहले बताऊं, कोई एक विधि पर्याप्त नहीं होती है। कोई ऐसा एक विधि कोई नहीं है कि एक चाबी हम लगा देंगे और ताला खुल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें बहुत सारी विधियों का मिश्रण करके, और एक बार में वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती, दोबारा हमें उन विधियों को बार बार इस्तेमाल उस टारगेट ग्रुप के संग करना पड़ता है, तब जाकर के मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। फिर भी कुछ विधियां जो यहाँ हैं वो हैं विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान। बिल्कुल जो विषय विशेषज्ञ हैं उन्हीं से हम व्याख्यान कराएं, क्योंकि हर गांव के ज़रूरी नहीं है कि अगर एक गुजरात के किसी गांव में महिलाओं के समूह ने कोई कार्य कर लिया है, कोई हैंडीक्राफ्ट या कुटीर उद्योग चला लिया, तो सेम फॉर्मूला राजस्थान के गांव में लागू होगा, ऐसा नहीं होता। हर गांव की, हर जगह का अलग कल्चर है, वहाँ अलग समस्याएं होती हैं। तो विषय विशेषज्ञ के साथ ही उसके द्वारा दिए गए व्याख्यान से ही कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि वो वहाँ की हर जने की अलग स्पेसिफिक प्रॉब्लम को वो एड्रेस कर सकते हैं। प्रदर्शन में अगेन जैसे जहाँ पे वो कार्य हो चुका है, जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, जिन गाँव में, जिन जगहों पर वो परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है आपके प्रयासों से, हम उस जगह को दिखाएं, या तो भ्रमण कराएं उनका, या फिल्म के माध्यम से वहाँ की फिल्म बना करके और वो इस क्षेत्र के लोगों को दिखाएं और उनको प्रेरित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। जब तक जो भी हम उनको कौशल सिखाना चाहते हैं और मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जब तक उस कौशल को वो मास्टरी नहीं कर देंगे, क्या टेंडेंसी होती है ज़्यादातर कि जब तक विषय विशेषज्ञ हैं और जब तक निरीक्षण के साथ अभ्यास की सुविधा अवेलेबल है, तब तक तो वो उस नई चीज़ को अपनाते हैं और करते हैं, और जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, प्रशिक्षण का काम उस समय ख़त्म हो गया, तो वो वापस अपने पुराने प्रैक्टिसेस पे लौट आते हैं। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लगातार वहाँ चलाते रहें और उनकी आने वाली समस्याओं को दूर करते रहें, जिससे कि उनकी उस कौशल पे मास्टरी हो जाए।
है ना, एकदम पकड़ हो जाए और वो उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। सेमिनार और सिंपोजियम ऐसी विधियां हैं। सेमिनार में हम क्या कर सकते हैं कि आसपास के गांव के लोगों को, यदि हम महिलाओं को कोई मान लीजिए कौशल सिखाना चाहते हैं और उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना चाहते हैं, एटीट्यूडनल चेंज लाना चाहते हैं, तो हम एक सेमिनार आयोजित करें जिसमें से आसपास की गांव की, क्योंकि महिलाओं के पास बहुत ज़्यादा संचार माध्यम नहीं होते हैं, एक दूसरे की से कम्युनिकेट करने के माध्यम नहीं होते हैं, तो उनको हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है कि ये जो मैं कर रही हूँ सही है कि नहीं। तो हम एक सेमिनार, एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध करा सकते हैं जहाँ हर एक तबके की महिला आए और अपने अनुभव शेयर करे, अपने अनुभव, और वो एक दूसरे के अनुभव से सीखें, एक दूसरे के अनुभव से प्रेरित हों। ये सेमिनार का उद्देश्य होता है और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है, सेमिनार और सिंपोजियम। तो इस लेक्चर में हमने सीखने के उद्देश्य से के आधार पर प्रशिक्षण विधियों के वर्गीकरण को जाना और समझा। अब अगली कक्षा में हम नवाचार निर्णय प्रक्रिया के अनुसार कैसे वर्गीकृत की जा सकती हैं, कि जानकारी के समय हमें कौन सी विधियां चाहिए, मूल्यांकन करें जब टारगेट ग्रोथ तब कौन सी चाहिए, और निर्णय और क्रिया के समय कौन सी चाहिए, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।